दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से अधिकांश दुनिया के उन लोगों द्वारा बनाई गई हैं जो कोशिश में लगे रहे जबकि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। संसार के महानतम वकीलों में से एक डेनियल वेबस्टर ईश्वर की तरह दिखते तथा देवदूतों की तरह बोलते थे। वे अपने सशक्त तर्कों को इस शैली में पेश करते थे। इस बात पर ज्यूरी ध्यान देना चाहिए। इससे संभवतः ये पता चलता है, ये तथ्य हमें याद रखने चाहिए। आप जैसे गुणी लोग इन तथ्यों को सरलता से समझ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। न कोई आक्रामकता, न कोई दबाव और न ही अपने विचारों को दूसरों पर लादने की कोई इच्छा। अपनी इसी मैत्रीपूर्ण, मृदु तथा शांत शैली के कारण वेक्टर इतने सफल तथा महान वकील बन पाए हैं। आवश्यक नहीं कि आपकी भी हड़ताल समाप्त करवानी पड़े या किसी मुकदमे की पैरवी करनी पड़े, लेकिन आपको अपना किराया तो कम करवाना पड़ सकता है। तब ये दोस्ताना शैली आपके बहुत काम आएगी। पेशे से इंजीनियर ओ स्ट्रॉब अपने मकान का किराया कम कराना चाहते थे, लेकिन हमारी कक्षा में बताया, मैंने मकान मालिक को लिख दिया कि लीज समाप्त होते ही मैं उनका मकान खाली करना चाहता हूँ, लेकिन सच में मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो प्रसन्नता पूर्वक नहीं रहता यदि मेरा किराया थोड़ा कम हो जाता। दूसरे किराएदारों ने भी मुझसे पहले कोशिश की थी, लेकिन वे नाकामयाब रहे थे। तभी मैंने खुद से कहा, मैं लोक व्यवहार का पाठ्यक्रम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सिद्धांतों का उपयोग अपने मकान मालिक पर भी करके देखूंगा। पत्र पाकर वह अपने सेक्रेटरी के साथ मुझसे मिलने आ गया। मैंने गेट पर उनका अभिवादन किया तथा उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। सद्भाव और उत्साह मेरे बर्ताव से स्पष्ट झलक रहे थे। मैंने ये कहने की भूल नहीं की कि किराया बहुत अधिक है। मैं तो उनके घर की तारीफ करने लगा। मैंने खुले मन से उनके मकान की तारीफ की, कहा कि वास्तव में वे अपने मकान की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं तो अनेक वर्षों तक ऐसे मकान में रहना चाहूंगा, लेकिन इतना अधिक किराया देना मेरे बस की बात नहीं है। स्पष्ट था कि किसी भी किराएदार ने उनसे इस तरह बात नहीं की होगी। अब वो मकान मालिक खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे। उसने फिर मुझे अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया कि कैसे किराएदार उन्हें शिकायतें कर करके परेशान करते थे। एक किराएदार ने तो उन्हें अनेक अशिष्टता भरे पत्र भी लिखे थे जो उनके पास आज भी सुरक्षित है। उसने कहा, आपकी तरह के हंसमुख तथा संतुष्ट किराएदार को कौन नहीं रखना चाहेगा, और फिर उसने अपने आप ही मेरा किराया कम कर दिया। जब वो जाने लगा तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो अपने घर में किस तरह की सजावट पसंद करेगा। अब यदि मैंने भी दूसरे किराएदारों की तरह बुरा भला कहकर जबरदस्ती किराया कम करवाना चाहा होता तो मैं भी सफल नहीं हो पाता। सफल तो मैं मैत्रीपूर्ण, तारीफात्मक तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग अपनाकर हुआ था। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में अधीक्षक हैं। उनके स्टाफ को एक खंभे पर लगे किसी उपकरण को ठीक करने का काम मिला। इस तरह का काम पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट को अभी अभी मिला था। उनके कर्मचारियों ने इस काम का प्रशिक्षण तो लिया था, लेकिन वास्तव में ये काम करने का अवसर उन्हें पहली बार मिला था। कंपनी का प्रत्येक आदमी ये देखना चाहता था कि वे इस काम को कर भी सकते हैं या नहीं, और यदि करते भी हैं तो किस तरह से करते हैं। अनेक कार तथा ट्रक वाले वहां पर खड़े थे और बहुत से लोग खंभे पर चढ़े दोनों लोगों को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तभी वुडकॉक ने एक आदमी को कार से उतरते हुए देखा जिसके हाथ में एक कैमरा भी था। उनकी कंपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत सजग थी। तभी वुडकॉक के मन में विचार आया कि इस कैमरामैन को कहीं यह न लगने लगे कि दो आदमियों के काम के लिए इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये फोटोग्राफर के पास जाकर बोला, संभवतः आपको हमारे काम में बहुत अधिक दिलचस्पी है। वो आदमी बोला, बिल्कुल, मेरी माँ तो इस काम में और भी अधिक दिलचस्पी लेंगी। वे आपकी कंपनी की स्टॉक होल्डर है, इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। मैंने पहले भी उन्हें समझाया था कि वे आपकी कंपनी में निवेश न करें, लेकिन अब क्या लाभ। अखबार वालों को भी ये फोटो अवश्य पसंद आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आपके स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, लेकिन ये तो एक खास परिस्थिति है। और फिर वुडकॉक ने उसे बताया कि यह तो उनके डिपार्टमेंट का पहला पत्र है। यही कारण है कि उनकी कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी इस काम में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर उन्होंने उस आदमी को बताया कि सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ 2 ही आदमी यहाँ पर काम कर रहे होते। ये सुनकर तो फोटोग्राफर जैसे शांत हो गया। उसने कैमरा रखकर मुझसे हाथ मिलाया तथा मुझे धन्यवाद कहा कि मैंने इतनी अच्छी तरह से पूरा मामला उसे समझा दिया था। डीन वुडकॉक की मित्रतापूर्ण शैली ने उनकी कंपनी की साख बचाए रखने में बहुत मदद की थी। हमारी कक्षा के एक अन्य सदस्य न्यू हैम्पशायर के जेरल्ड एच विन ने हमें बताया कि किस तरह मैत्रीपूर्ण शैली के कारण उन्हें एक डैमेज क्लेम पर संतोषजनक सेटलमेंट प्राप्त हो सका था। उन्होंने हमें बताया, बसंत ऋतु के प्रारंभ में पृथ्वी जब बर्फ से ढकी हुई थी, तभी अचानक भारी बारिश हुई। फिर निकटस्थ नालियों में बहने वाला पानी इस क्षेत्र में घुस आया, जिसमें मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही घर बनवाया था। पानी निकलने का कोई भी स्थान न होने के कारण घर की नींव के चारों ओर दबाव पड़ने लगा तथा पानी कंक्रीट बेसमेंट फ्लो को तोड़ता हुआ अंदर तक आ गया और फिर सारे बेसमेंट में पानी भर गया। इससे मुझे बहुत हानि हुई और इस हानि की भरपाई करने के लिए मुझे $2000 से भी अधिक की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास इस तरह की हानि की भरपाई करने हेतु कोई बीमा भी नहीं था। लेकिन जल्दी ही मुझे इस बात का ज्ञान हो गया कि इस सब डिवीजन के मालिक ने घर के पास स्टॉर्म ड्रेन नहीं बनवाया था। यदि उसने स्टॉर्म ड्रेन बनवाया होता तो इस तरह की समस्या नहीं आती। फिर मैंने उससे मुलाकात का समय निश्चित किया। रास्ते में मैं योजना बनाता रहा कि कैसे बिना क्रोध किए तथा पाठ्यक्रम के नियमों का पालन करते हुए पूरी समस्या को सुलझाया जा सकता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं शांत रहा और प्रारंभ में मैंने उससे उसके द्वारा हाल ही में की गई वेस्ट इंडीज यात्रा के बारे में जानना चाहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसे बताया कि पानी के कारण मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। वो तुरंत मान गया कि उस समस्या से निपटने में यह उसे पूरा सहयोग देगा। फिर कुछ दिनों बाद वह आया और कहने लगा कि वो जल्दी ही स्टॉर्म ड्रेन बनवा देगा, जिससे भविष्य में ऐसी हानि न हो और साथ ही उसकी हानि की भी भरपाई कर देगा। वैसे तो त्रुटि उस सब डिवीजन के मालिक की ही थी, लेकिन यदि मैंने जाते ही उसकी त्रुटि उसे बता दी होती और मैत्रीपूर्ण ढंग से बात न की होती तो वह कभी भी इतनी आसानी से नहीं मानता। वर्षों पहले की बात है, जब उत्तर पश्चिमी मिसूरी में पढ़ने वाले देहाती बालकों की तरह मैं भी नंगे पैर जंगल से होकर जाया करता था। बाल्यावस्था में मैंने भी हवा तथा सूर्य की नीति कथा पढ़ी थी। दोनों के बीच बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है। हवा बोली, मैं ये बात सरलता से साबित कर सकती हूँ कि मैं ही अधिक शक्तिशाली हूँ। वो आदमी जो कोट पहनकर जा रहा है, मैं उसके कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। सूर्य बादलों की ओट में छिप गया और हवा तूफानी गति से बहने लगी। लेकिन हवा जितनी तेजी से चलती थी, वो आदमी उस कोट को उतना ही कसकर जकड़ लेता था। अंत में हवा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और फिर वो अपनी समान गति से चलने लगी। सूर्य भी बादलों की ओट से बाहर आ गया और उस आदमी पर दयाभाव दिखाते हुए हंसने लगा। उस आदमी ने अपना पसीना पोंछा और कोट उतार दिया। तब सूर्य देवता ने हवा को समझाया कि क्रोध और बल के स्थान पर दोस्ती तथा दयाभाव रखकर कोई भी काम सरलता से करवाया जा सकता है। जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि 1 गैलन सिरके से अधिक शक्ति एक बूंद शहद में होती है, एक बूंद शहद तो 20 मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वे अवश्य ही विनम्र तथा मैत्रीपूर्ण शैली का उपयोग करते हैं। एक बार लूथरविले, मैरीलैंड के निवासी एफ. गैल कॉनर अपनी 4-5 महीने पुरानी कार को कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर गए तो उन्होंने भी इसी तकनीक का उपयोग किया था। उन्होंने हमारी क्लास में अपना अनुभव इस तरह बताया, ये बात तो स्पष्ट थी कि सर्विस व्यवस्थापक से बहस करने, तर्क वितर्क करने या चीखने चिल्लाने से मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाता। मैंने शोरूम में जाकर एजेंसी के मालिक मिस्टर वाइट से मिलने का विनम्र अनुरोध किया। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद मुझे उनके दफ्तर में भेजा गया।
मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनकी एजेंसी से कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि मेरे कुछ सहयोगियों ने कुछ ऐसा करने का परामर्श दिया था। उन्होंने बताया था कि आपकी कीमतें एकदम उपयुक्त हैं और सेवा भी एकदम चुस्त दुरुस्त है। मेरा ना कहना था कि श्रीमान व्हाइट का चेहरा कमल की तरह खिल उठा। बाद में मैंने सारी समस्या उनके सामने रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी स्थिति को अवश्य जानना चाहेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए धन्यवाद दिया और समस्या में निजी दिलचस्पी लेते हुए मेरी कार की सर्विस ठीक तरह से करवाई। फिर उतने समय के लिए मुझे अपनी कार भी उधार दे दी जिससे कहीं आने जाने में मुझे कठिनाई न हो। ईस्प एक ग्रीक दास थे तथा वे क्रोसियस के दरबार में रहा करते थे। उन्होंने ईसा मसीह से 600 साल पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थी। मानव स्वभाव की जिन सच्चाइयों को उन्होंने 26 सदी पहले एथेंस में लिखा था, वे सच्चाइयां आज के बोस्टन तथा बर्मिंघम में भी उतनी ही खरी उतरती हैं। हवा के स्थान पर सूर्य में कोट उतरवाने की अधिक क्षमता है, वैसे ही क्रोध या निंदा के स्थान पर दयालुता, मित्रतापूर्ण शैली तथा तारीफात्मक रवैया अपनाकर लोगों की मानसिकता को अधिक शीघ्रता से बदला जा सकता है। यदि आप क्रोध से दहक रहे हैं और तभी आप सामने वाले को खरी खोटी सुना देते हैं, तो इससे आपके मन का गुबार तो निकल जाएगा, लेकिन सोचिए उस बेचारे पर क्या बीतेगी। क्या वह भी आपके जितना खुश होगा? और सबसे अधिक काम की बात यह है कि क्या आपके क्रोध से वो आपकी बात मान लेगा? वुडरो विल्सन ने भी कहा था, यदि आप मेरी ओर मुक्का तान कर बढ़ते हैं तो मैं भी तो अपना मुक्का तान सकता हूँ। लेकिन यदि आप प्यार से शांतिपूर्वक मुझसे ये कहते हैं कि क्यों न हम मिल बैठकर अपने आपसी मतभेदों को मिटाने का प्रयास करें, तो इससे सुखद परिणाम सामने आएंगे। अनेक विषयों पर दोनों के विचार समान होंगे और जहाँ असमानता होगी वहाँ पर भी धैर्य से काम लेने पर कोई न कोई हल अवश्य निकल आएगा। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है। सन 1915 में रॉकफेलर को कोलोराडो के लोग नफरत भरी दृष्टि से देखते थे। 2 वर्षों से रॉकफेलर की कंपनी में हड़ताल चल रही थी। अमेरिकी इतिहास में संभवतः ये सबसे भयानक हड़ताल थी। क्रोध से बौखलाए श्रमिक कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी से अधिक मेहनताना की मांग कर रहे थे। उस कंपनी की सारी बागडोर रॉकफेलर के हाथ में थी। श्रमिकों ने तोड़फोड़ आरंभ कर दी और इसके लिए पुलिस बल का उपयोग करना पड़ा। बहुत जान माल की हानि हुई, खूब गोलियां चली और अनेक की मौत हो गई। इतनी नफरत के बीच भी रॉकफेलर हड़ताल करने वालों से अपनी बात मनवाना चाहते थे तथा उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन कैसे? यहाँ पेश है सिलसिलेवार घटना। अनेक दिनों तो रॉकफेलर ने दोस्त बनाने में लगा दिए। फिर उन्होंने हड़तालियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनके इस अद्भुत भाषण के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। इसी भाषण से नफरत की सारी तूफानी लहरें शांत हो गई। वही लहरें जो रॉकफेलर को डुबोना चाहती थी, उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। सारे तथ्यों को समझने के बाद श्रमिकों ने हड़ताल समाप्त करके काम पर आने का निश्चय कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात पर सारा बवाल मचा था कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाए, उसके बारे में तो उन्होंने बात तक भी नहीं की। इस ऐतिहासिक भाषण में दोस्ती की झलक है। रॉकफेलर उन लोगों से बात कर रहे थे जो उन्हें जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन रॉकफेलर ने उन्हें इतने मैत्रीपूर्ण रणढंग से उदारतापूर्वक संबोधित किया, जैसे भाषण में इस तरह के वाक्यों का उपयोग किया। मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आपके घरों में मेहमान के तौर पर गया था। मैं आपकी पत्नी तथा अन्य सदस्यों से मिल चुका हूँ। हम कोई अजनबी नहीं बल्कि दोस्त हैं, इत्यादि। अपने भाषण को रॉकफेलर ने इस तरह प्रारंभ किया, मेरे जीवन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार मुझे इस कंपनी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस भेंट को मैं सदैव याद रखूंगा। पिछले सप्ताह मैं दक्षिणी कोयला क्षेत्र के सारे कैंपों में घूम चुका हूं और आप सभी के घरों में जाकर आपके परिवार के सभी सदस्यों से निजी रूप से मिल चुका हूं। हमारी मुलाकात अजनबियों जैसी नहीं बल्कि मित्रों जैसी है। इसीलिए मैं आपके तथा अपने हितों के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तो क्या यह उदाहरण एक प्रमाण नहीं है कि शत्रुओं को भी दोस्त कैसे बनाया जाता है?
अब जरा दूसरे ढंग से सोचिए, रॉकफेलर ने दूसरी शैली ही अपनाई होती और सारा दोष हड़तालियों के सिर मढ़ दिया होता, उनके विनाशकारी तथ्यों को बड़ा चढ़ाकर बताया होता और उन्हें धमका दिया होता, तो क्या होता? आप समझ लीजिए कर रहे कि वे सारे तथ्यों को जोड़ तोड़कर उन श्रमिकों को गलत भी साबित कर देते, तो भी परिणाम दुखद ही होता। दोनों पक्षों में पहले तनाव बढ़ता, फिर नफरत और फिर विद्रोह भड़क होता। तर्कशास्त्र के माध्यम से आप किसी भी आदमी के मन में जमी दुर्भावना के मैल को नहीं धो सकते। फटकारने वाले बॉस, डांटने वाले माँ बाप, चिड़चिड़े पति बीवी बदलते। शक्ति के बल पर तो वे कभी भी आपसे एकमत हो ही नहीं सकते। हाँ, यदि आप उनसे विनम्रतापूर्वक या मैत्रीपूर्ण बात करें, तो वे आपकी बात का मान अवश्य रख सकते हैं। इसी बात को अब्राहम लिंकन ने वर्षों पहले इस तरह कहा था, एक सच्ची तथा पुरानी कहावत है, एक बूंद शहद को जितनी मक्खियां पकड़ सकती हैं, एक गैलन सिरका न। ही ठीक उसी तरह यदि आप किसी के मन पर राज करना चाहते हैं, तो उसे पहले अनुभूति दिलाइए कि आप उसके शत्रु नहीं बल्कि दोस्त हैं। यही तो वो शहद की एक बूंद है जो उसे आपके प्यार में बंदी कर लेगी, और यही वो आसमान सी रात है जिसके द्वारा आप उसे अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं। अब बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स इस बात को समझ चुके हैं कि हड़तालियों के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार अपनाने से ही लाभ होता है। तभी तो व्हाइट मोटर कंपनी के 2500 से अधिक कर्मचारी जब अधिक मेहनताना की मांग को लेकर हड़ताल कर चले गए, तो भी कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ ब्लैक ने अपना नियंत्रण नहीं खोया। उन्होंने न तो उनकी निंदा की, न उन्हें डरा धमकाकर साम्यवाद या तानाशाही का ही उल्लेख किया। इसके स्थान पर उन्होंने तो उन हड़तालियों की तारीफ की। उन्होंने हड़तालियों के शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करने के लिए उनकी तारीफ करते हुए क्लीवलैंड के सभी अखबारों में एक विज्ञापन भी छपवाया। हड़तालियों के टाइम पास के लिए उन्होंने उन्हें बेसबॉल बैट तथा दस्ताने भी खरीद कर दिए तथा उन्हें खाली स्थानों पर बेसबॉल खेलने का परामर्श दिया, और फिर वही परिणाम सामने आए। ब्लैक की मैत्रीपूर्ण पहल का कर्मचारियों ने भी मैत्रीपूर्ण उत्तर दिया। हड़तालियों ने अपने औजार उठाए और फैक्ट्री के चारों ओर पड़े कागज, माचिस, सिगरेट के टुकड़े इत्यादि को साफ कर दिया। कल्पना कीजिए कि ये वे कर्मचारी थे जो अधिक मेहनताना की चाह में हड़ताल पर चले गए थे। इस तरह की घटना अमेरिका की औद्योगिक हड़तालों के लंबे तथा तूफानी इतिहास की पहली घटना थी, और फिर यह हड़ताल बिना किसी कटुता या तनाव के एक दिन में ही समाप्त हो गई। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक इसे कहीं लागू नहीं किया जाए। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, आपको कोई भी समस्या हो, हमेशा याद रखिए हमारे इस YouTube चैनल हिस्ट्री यात्रा को। यहाँ से आपको आपकी समस्याओं से संबंधित वीडियोस एक दिन के अंतराल पर मिलते रहेंगे। आप इन्हें देखकर अपने ज्ञान में 4 चांद लगा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी सगे संबंधियों को शेयर करें। धन्यवाद।